परिवार पर, तो आप आ चुके हैं रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे साथी जल्दी जल्दी से बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार। मे आई कम इन? बिल्कुल, आइए भाई आइए, शानदार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून। आ जाओ सारे के सारे। चलें भाई। तो कल का एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में मैंने दे रखा था। तो आप लोग जानते हैं सर, एक रेल रक्षक सीरीज चली हुई है, और रेल रक्षक सीरीज में सीधा सीधा टारगेट रेलवे के आरपीएफ और कांस्टेबल की भर्ती को, हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती को करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो रेल रक्षक सीरीज है ना मेरे दोस्त, आज उसमें है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ये पिछले हफ्ते से लगातार चल रही है, मंडे टू फ्राइडे होती है, यानी आज इस हफ्ते का लास्ट दिन है। फिर हम मिलेंगे सोमवार में। तो सारे के सारे आ जाओ भाई। तो आज पहले हम लोग देखते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को दिया था होमवर्क में, और इसका आंसर आप लोगों ने दिया है शानदार तरीके से कमेंट बॉक्स में। तो आओ भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया। अंशु यादव, अजय यादव, बहुत बहुत बिल्कुल आइए। मैं आई कमीन सर? आइए आइए, यू कम प्लीज। इंग्लिश थोड़ी सी तेज है मेरी, आप समझ नहीं पाओगे। मैं एक काम कर दूं इसको। माई इंग्लिश इज वेरी फास्ट। कम ऑन, इसका आंसर 30। यू गिव 30 आंसर। ठीक है, चले भैया आगे के। इसका आंसर 30 दे दिया आपने, कमेंट में भी आपने 30 ही दिया है। 30 दे दिया, बहुत बढ़िया। तो यहां देखते हैं, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, ए और बी मिलकर 12 दिन में। भाई ये साफ साफ लिखा हुआ है, ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में। बी और सी मिलकर जो करते हैं वो करते हैं 20 दिन में। ए बी और सी आप लोगों को यहां से पता चल गया सर जी, ए बी और सी मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में। तो आपको इनका एलसीएम लेना है, 60 आएगा, ये आएगा 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 10 छिक्के 60। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी की कैपेसिटी, बी की क्षमता निकाल लेते हैं। चलो, बी की क्षमता कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर ए बी और सी तीनों मिला के जो काम करते हैं वो 6। तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं? 5। इसका मतलब सी कितना काम कर रहा होगा? ये आपको पता चल गया सर, सी जो है वो 1 काम कर रहा है। और बी और सी कितना काम कर रहे हैं? 3। जबकि तीनों मिलकर 6 काम करते हैं। भाई ये बी और सी 3 काम कर रहे हैं, तो उसमें से सी 1 कर रहा है तो बी 2 कर रहा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना? तो आपको पता चला सर, जो बी की पूछ रहा है, बी करेगा 60/2 यानी 30 दिन में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। कमेंट बॉक्स में आपने आंसर दिया था, होमवर्क का क्वेश्चन था। ठीक है मेरे भाई, ये कमेंट में आपने आंसर दे रखा था, होमवर्क में था। तो आज का पहला सवाल यहां से स्टार्ट होता है मेरे दोस्त, यहां से। बहुत बढ़िया, बंटी कुमार जी धन्यवाद। सर लाट क्लास लेट से शुरू क्यों? नहीं, क्लास 2:15 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 2:15, 2:15, क्योंकि आपकी 1 बजे से क्लास होती है रीजनिंग की। उसमें पूरे 35 क्वेश्चन कराने होते हैं, इसलिए उनको 7-8 मिनट चाहिए होते हैं एक्स्ट्रा। उल्टा खड़े होकर प्रणाम गुरुजी, सबका एक ही मकसद है। भाई मैं उल्टा खड़े होकर प्रणाम आपका स्वीकार करता हूँ, स्वागत है आपका। का तिलक अच्छा लग रहा है, अंशुल यादव, ठीक है भाई धन्यवाद। ऐसे 1154। देखिए एक कॉन्सेप्ट इसमें छोटा सा काम करता है। कॉन्सेप्ट क्या है? यदि आप लोगों को एक बात मैं बताऊं, इफ x+1/x का मान आप लोगों को पता है सर a है, तो आपको एक बात मैं बता रहा हूं भैया, x² + 1/x² क्या होता है? a² - 2 होता है सर जी, यही तो होता है। और ऐसे ही अगर मैं और आगे चलूं इसमें, तथा ऐसे ही और आगे चलूं, इसकी भी 2 पावर कर दूं, तो मैं करूंगा x⁴ + 1/x⁴ बराबर होता है इसका स्क्वायर, a² - 2 का स्क्वायर और -2। इसको मतलब ये वाला स्टेप 2 बार करना है, कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे सर a+1/a का मान है 6, a+1/a का मान है 6, तो a² + 1/a² का जो मान होगा वो होगा 6 का स्क्वायर -2। बस, तो ये हो गया a² + 1/a² बराबर 34। ठीक है मेरे दोस्त, ये कितना हो गया? 34 हो गया। बहुत बढ़िया, जय बजरंगबली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब यहां से इसने पूछा a⁴ पे, चलो जी, तो a⁴ + a⁴, तो ये हो जाएगा इसकी पावर 2 -2। तो 34 का स्क्वायर तो आप लोगों को पता होगा भाई, कैसे निकालते हैं स्क्वायर? 4 का स्क्वायर 16 का 6 हासिल 1,
3 चौक 12, 12 दूनी 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 का वर्ग 9 2 11, ये बना 1156 माइनस 2, तो आंसर आ गया 1154। कितना आ गया मेरे साथियों? 1154 इस सवाल का आंसर। ए प्लस 1/a का मान अगर आपको 6 दे रखा है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर होगा 6 का वर्ग माइनस 2। ठीक है भाई, 6 का वर्ग माइनस 2 होगा तो a की घात 4 प्लस 1/a की घात 4 क्या होगा? 34 का वर्ग माइनस 2। 34 का वर्ग होता है 1156 माइनस का 2 यानी 1154। चलो बहुत शानदार, एक और क्वेश्चन आपके सामने। शशांक शांडिल्य भाई आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। यहां भी एक कॉन्सेप्ट आपका काम करता है, लिख लीजिए। यदि x माइनस 1/x बराबर आपको a दे रखा है तो मेरे दोस्त यहां आपको पता चलेगा x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 बराबर होगा 3 की a की घात 3 प्लस 3a। ये कंडीशन बनती है भाई, ये कंडीशन मेरे दोस्त बनती है। आप इसको देखेंगे एक बार क्या होने जा रहा है भाई, इसका मान क्या हो जाएगा। तो आपको दे रखा है x माइनस 1/x का मान है दोस्त 1, तो x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 जो होगा वो होगा a की घात 3 यानी 1 की घात 3 और प्लस 3a यानी 3 गुणा 1, तो 1 और 3 4 इस सवाल का आंसर। क्या हो गया? 4 इस सवाल का आंसर। ऐसे ही सवाल का आंसर धुआं देते रहो, धुआंधाड़। तो ये बात आपको समझ आई भाई, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। गुरुजी ये बैच में तो कराए ही नहीं। अरे मेरे साथी ये अलजबरा आएगा जब ही तो कराऊंगा, अलजबरा पे कराऊंगा, टेंशन मत लो। सर अगर प्लस हो तो क्या होता? देखिए अगर यहाँ प्लस होता, ये होता फिर x प्लस 1/x का मान यदि a है तो आपसे प्लस के केस में प्लस का ही पूछेगा भाई, प्लस के केस में प्लस का ही पूछेगा। तो ये हो जाएगा a की घात 3 माइनस 3a। ये अगर प्लस का हो तो ये आंसर ऐसे आएगा। यहां माइनस है तो माइनस का ही पूछेगा, यहां प्लस आता है, यहां प्लस का है तो प्लस का ही पूछेगा, यहां माइनस आता है। ठीक है, आ जाओ, ये क्वेश्चन आपके सामने। फोड़ दो, तोड़ दो, मोड़ दो इस क्वेश्चन के आंसर को। 15वें क्वेश्चन पे आपसे फिल्मी नॉलेज चेक कराई जाएगी कि आपको कितनी फिल्मों का ज्ञान है। एक स्थिति मैं बताऊंगा। कल एक आपने फिल्म के बारे में बताया था, हीर जहर वाली, सुनते ही आ जाओ। ये कह रहा है भाई इसको सॉल्व करो। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हिस्सा बैठेगा 13, तो 156 में ये 13 जोड़ा तो ये पूरा 169 बैठेगा। अब 182 में से 179 अगर 169 में घटा दूं तो 12 में से 9 गया, 3 बचा, और यहाँ कितना बचा? 17 में से 16 गया, 1 बचा। ये क्या हो गया? तो ये कितना बचा भाई? आप लोग देखोगे एक बार, ये सर जी 13 बचा, तो 169 और ये 13, तो ये पूरा का पूरा 13 बन गया भाई, पूरा का पूरा 13, क्योंकि 13 में 156 जोड़ोगे तो ये पूरा 13 बना। 182 में से 13 जोड़ोगे तो ये पूरा फिर 169 यानी 13 बना, और 157 में से 13 घटाओगे तो अंडर रूट में 144, और इसको आप बोलोगे सर 12, इसको आप बोलोगे सर 12। ठीक है, इसको आपने क्या बोल दिया? तो मेरे साथी इसमें आपने बोल दिया अंडर रूट 144 लास्ट में। भाई आपको पता है एक एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट, नो इफ नो बट, सीधा फटाफट आंसर मतलब। ठीक है ना, आ जाओ, बिल्कुल होगा अंशुराज। आज से कॉन्सेप्ट, हाँ आज का कॉन्सेप्ट है। रिपीट नहीं हुआ, ये मैंने बैच में कराया बेटा। यहां देखो 2 की पावर 4 भाग 8 और इसकी पावर 4 दे रखा है, प्लस ये देखो कितना है 135, और ये जो है ये 14 का वर्ग है तो प्लस 14 कर दो। 135 और 14 का वर्ग है ये, सॉरी माइनस 14 करना है, माइनस 14 करना है, माइनस 14। 2 की घात 4 होता है 16/8, इसकी पावर है 4, और प्लस ये बन गया अंडर रूट में 121। तो 8 से 16 2 बार कट गया, 2 बार कटा, 2 की पावर 4 होता है 16, और प्लस ये बना 11, 16 11 27। कितने लोग सही कह रहे हैं इसको? 16 और 11 27 कितने लोग मानते हैं सही है? बहुत सारे लोग हैं जो आंसर दे रहे हैं 27, दैट इज कॉल्ड 27। 16 प्लस 11, भैया ये वाला हिस्सा तो बन गया 16 और ये वाला हिस्सा बन गया 11, तो 16 में 11 जोड़ा 27 इज द आंसर, 27 इज द आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, ये इस बार यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा है, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देखा हो आप में से।
आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा ना। चलिए, C4 टैग। ठीक है सर, एग्जाम कब होगा? एग्जाम हो जाएगा जब होना होगा। बाकी अभी एक कटिंग आई है अखबार की, लेकिन ऑफिशियल नहीं है। एग्जाम होना भी होगा तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीने में से किसी एक महीने में हो सकता है, पॉसिबली। नवंबर में चांस 5% है, दिसंबर में चांस 10% है, जनवरी में चांस 30% है, फरवरी में चांस 80% है। ऐसे करके परसेंटेज है। ठीक है, ऐसे परसेंटेज हैं। देखिए ABCDE एवं ई 5 क्रमिक विषम संख्या। क्रमिक मतलब समझ लो कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव को और तकड़ी हिंदी बना दूं इसका, तो इसका मतलब होता है लगातार। जैसे 1 के बाद अगली विषम 3 है, अगली विषम 5 है, अगली विषम 7 है, 9 है, 11 है। ये होती हैं लगातार विषम संख्याएं। ये क्या होती हैं? लगातार विषम संख्याएं। क्या होती है मेरे दोस्त? लगातार विषम संख्याएं। भैया लगातार विषम संख्या मतलब 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 9 ऐसे ही। आप बोलो जी 21, 21 के बाद 23 के बाद 25 के बाद 21, 23, 25, 27, 29, 31। आप बोलो जी अगर 53 से शुरू हो, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 ऐसे करके। ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर जी ABCD एवं ई 5 क्रमिक संख्याएं हैं, तो उनका औसत बताओ। तो मेरे दोस्त औसत की अगर मैं बात करूं, तो औसत क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुरु औसत होता है पदों का योग, सम ऑफ द डिजिट्स बटे पदों की संख्या। क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो गुरुदेव ये तो क्लियर है कि इनकी संख्या 1 2 3 4 5 है। तो ये तो क्लियर है कि इनकी संख्या 1 2 3 4 5 है, लेकिन इसको अगर मैं जोड़ूं तो जोड़ने पे ये बनता है A + B + C + D + E और बटे 5। इसमें और कुछ नहीं हो सकता, इसमें और कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे भाई अब मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताऊंगा कि ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा, ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा। कुछ बच्चों ने ये ऑप्शन धड़ाधड़ कर रखा है। मेरे दोस्त A गुणा B गुणा C गुणा D गुणा E नहीं हो सकता। आप इनका औसत बताओगे तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करोगे। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 7 नहीं करोगे। ठीक है, तो अगर पहली संख्या A है तो अगली संख्या देखो 2 फालतू है लगातार में, यानी B का मान होगा A + 2, C का मान क्या होगा? A + 4, ये और 2 ज्यादा होगी। D का मान क्या होगा? A + 6, ये और 2 ज्यादा होगी। E का मान क्या होगा? A + 8। तो A का मान यदि A है तो B का मान होगा A + 2। 2 2 का गैप चलेगा मेरे दोस्त। क्या चलेगा? 2 2 का गैप चलेगा। आपको बात समझ आई? तो इनका अगर मैं योग करूं तो 1 2 3 4 5, 5 बार तो A बन गया, प्लस 8 6 14 4 18 2 20, 20 ये बन गया। तो जब मैं इसको 5 से ऊपर 5 कॉमन ले लेता हूं तो ऊपर A बचा, 20 में से 5 कॉमन लिया बचा 4 और बटे 5। 5 से 5 खत्म तो इसका आंसर आ गया A + 4। 5 से 5 खत्म तो मेरे साथी इसका आंसर आ गया A + 4। किसी का सही नहीं था, एक आध कोई बच्चा था जो सही आंसर दे रहा था। कोई दे रहा है इसका ऑप्शन नंबर A, कोई दे रहा है इसका ऑप्शन नंबर B। ज्यादातर तो आप लोग ऑप्शन नंबर B दे रहे हो। भाई मेरे B तो गुणा हो रही है, A गुणा B गुणा C गुणा D गुणा E। गुणा थोड़ी कर सकते हो। मैं आपसे पूछूं इन 5 का औसत बताओ तो आप यही तो बोलोगे। 5 का औसत पूछूंगा तो आप यही तो बताओगे कि सर इन पांचों को जोड़ो, 9 7 16 5 21 3 24 और 1 25 बटे 5। तो आप बोलोगे औसत सर जी 5 है। ऐसे थोड़ी बोलोगे 9 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 1 बटे 5। ध्यान से सुनो भाई, पहली संख्या अगर A है और अगर ये लगातार है तो लगातार में अगली विषम संख्या और पिछली विषम संख्या में 2 का गैप होता है। ये मैंने लिखा है। 1 के बाद अगली कौन सी है? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो इसका मतलब आपको एक बात समझ आ रही होगी, हर किसी में 2 2 का गैप होता है जब लगातार विषम या लगातार सम संख्याएं होती हैं। तो आप बोलोगे सर अगर पहली संख्या A मान लूं तो दूसरी संख्या जो B है वो 2 ज्यादा होगी, यानी A + 2 हो जाएगी। हो गई, सही है। तीसरी संख्या और 2 बढ़ा दो तो A + 4 हो जाएगी। चौथी संख्या यानी D जो है और 2 बढ़ा दो A + 6 हो जाएगी। पांचवी संख्या और 2 बढ़ा दो A + 8 हो जाएगी। तो अब इनको जोड़ के 5 से भाग दे दो, औसत आ जाएगा। इनको जोड़ के 5 से भाग दे दो, औसत आ जाएगा। ठीक है ना भाई? अगला क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ। मेरे को पता चल गया था बी गलत है। ये क्वेश्चन भी सेम आपका यूपी पुलिस में आया इस बार। यूपी पुलिस में ये और पिछला क्वेश्चन दोनों आए हैं सेम सेम भाई भाई, ठीक है, दोनों औसत के हैं। तो ये कह रहा है एक्स प्लस एक बटे एक्स का औसत है एम। भाई मेरे दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं का औसत होता है योग बटे संख्या। तो इनका योग करूं अगर मैं एक्स प्लस एक बटे एक्स और बटे दो, ये औसत कितना दे रखा है एम। तो आप बोल सकते हो सर एक्स प्लस एक बटे एक्स का मान हो जाएगा 2m। भाई m को इधर ले जाओ गुणा करते हुए, तो x प्लस एक बटे एक्स की जो वैल्यू आई वो आई मेरे दोस्त 2m। अब ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो आपको करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बटे 2। ये औसत निकलेगा भाई। औसत होता है पदों का योग। तो ये दो पद हैं, दोनों को जोड़ा और बटे में जितनी संख्या हैं, तो दो ही तो संख्याएं हैं, एक है एक्स स्क्वायर, एक है एक बटे एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर और बटे में सबके दो। अब यहां से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बन गया? ये कॉन्सेप्ट नहीं बन गया ये वाला? एक्स प्लस एक बटे एक्स का मान ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2। ये सेम कॉन्सेप्ट बन गया। तो ये अगर मैं यहां से तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर करूं, तो मैं बोलूंगा भैया इसका तो कर दो स्क्वायर और माइनस में कर दो 2। तो आप बोलोगे जी 4m स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? 4m स्क्वायर माइनस 2। 4m स्क्वायर माइनस 2 बटे 2। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो। आप बोलोगे गुरु 2m स्क्वायर माइनस 1 बटे 2। तो 2 से 2 कटेगा, आंसर आएगा 2m स्क्वायर माइनस 1। है ऑप्शन में? आप बोलोगे बी ऑप्शन है जी। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा, 2m स्क्वायर माइनस 1। एक बार फिर से बता रहा हूं, x प्लस एक बटे एक्स की जो वैल्यू मेरे साथी होती है वो आपको पता है औसत है m। औसत क्या होता है? पदों का योग। तो पद है x और एक बटे एक्स बटे पदों की संख्या, तो दो पद हैं टोटल। तो x प्लस एक बटे एक्स बटे 2, ये m दे रखा है। तो x प्लस एक बटे एक्स का जो मान आया वो 2m, m की 2 में गुणा कर दी, तिरछी गुणा, ठीक है। जब आप बोलोगे सर जी एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये होता है इसका स्क्वायर माइनस 2 कर दो। तो हमने देखा 4m स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का औसत जो होगा वो फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपके सामने आंसर आया 2m स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बी फॉर बर्गर, ठीक है। क्या रिपीट? भाई रिपीट सागर प्रजापति करा है मैंने, 2 बार बताया उसको, फिर बता रहा हूं। पहली संख्या ए है तो दूसरी बी जो है, बी का मान a प्लस 2 रहेगा। तीसरी सी जो है उसका मान a प्लस 4 रहेगा। तो ऐसे ही करके उनको ए में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऑप्शन ए में दे रखा है ज्यादा हमें। एमपी पुलिस की वैकेंसी, एमपी पुलिस के फिजिकल देखो, यहां देखते हैं। एक व्यापारी का तराजू 1 किलोग्राम के भार को 1200 ग्राम दिखाता है। वह व्यापारी अपने सामान के मूल्य को भी 10% अधिक अंकित करता है, उसका लाभ का परसेंटेज बता दो। तो मैंने आपको ऐसे केसेस में बताया मेरे दोस्त, आपको दो चीजें लिखनी है, कि क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है? जो भी आपको ऐसे लगे कि दुकानदार की जेब से पैसा जाएगा वो क्रय मूल्य है, और जो आपको ऐसे लगे दुकानदार की जेब में पैसा आएगा तो दोस्त वो होता है विक्रय मूल्य। तो दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पे 1200 ग्राम दिखा रहा है, यानी कि अपनी जेब से तो दे रहा है 1000 ग्राम, और दुकानदार ग्राहक को दिखता है 1200 ग्राम का। भाई माल अगर 1000 ग्राम है ना, तो ग्राहक को दिख रहा है 1200 ग्राम, तो इसका मतलब 1200 ग्राम के पैसे लेता है ग्राहक से, ठीक है। अब कह रहा है अपने सामान को 10% अधिक मूल्य पे अंकित भी कर रहा है, यानी मेरे दोस्त 100 रुपए की चीज है उसे 10 रुपए में बेचने की बात भी कर रहा है। तो इसको काट पीट करो, ऊपर नीचे ये 5 जीरो है, इधर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। तो ये बना 100 अनुपात, ये बना 12 गुणा 11 132। तो मुझे बताओ 100 रुपए की चीज अगर 132 में बेच दी तो 100 के केस में जो प्रॉफिट है वही परसेंटेज होता है।
जब क्रय मूल्य 100 हो तो 100 के केस में जो परसेंटेज में प्रॉफिट है वही साफ साफ नजर आता है, सीधा सीधा 32 का फायदा हो रहा है ना 100 रुपए के ऊपर, तो परसेंट 32 ही हो जाएगा। अगर 100 रुपए के ऊपर 10 का घाटा हो रहा होता ना तो 10 का ही घाटा मान लेते उसको। एक बार फिर से समझा रहा हूं भाई, दुकानदार ने अपने तराजू में ऐसा सेट किया हुआ है मामला कि 1 किलो तोलेगा, ग्राहक को 1200 ग्राम दिखाई देगा, तो ग्राहक से सीधी सी बात है 1200 ग्राम का पैसा लेगा। अपनी जेब से दे रहा है 1000 ग्राम 1 किलो, और ग्राहक से जो पैसा ले रहा है वो ले रहा है 1200 ग्राम का, क्योंकि ग्राहक को दिखा दिया सेठ जी 1200 ग्राम है आपके लिए माल, ठीक। और 10 रुपए की चीज को 110 रुपए में बेच रहा है, 10% अधिक भी तो अंकित कर रखा है उसने। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा 100 की चीज फाइनली 132 में बेच दी, तो उसको फायदा हो गया मेरे साथी 32% का। ठीक है, आओ एक और चलते हैं, एक और क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके 19 सही 1/21% का लाभ कमाता है। तो बताइए कि वह 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर कितने ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। अ डिसऑनेस्ट डीलर professes to sell his goods at the cost price, but he uses a false weight and thus gains 19:1/21% for a kg he uses a weight of। ठीक है, आओ इस सवाल का आंसर दिए रहे नहीं दिए रहे। सर मेरे मैसेज नहीं जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे, कहाँ भेजने हैं, कहाँ नहीं जा रहे भाई, आराम से चलो। इस सवाल को देखो, सबसे पहली बात 19 ये लाभ हो गया ना, मैं आपको बताऊं लाभ दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, लाभ के रेशियो से जस्ट अपोजिट मात्रा का रेशियो होगा, ऐसे मान लो, या तो ऐसे मान लो, या फिर मैं जो बात आपको बता रहा हूं देखिए भाई, 19 सही 1/21 का मतलब क्या होता है, तो इनकी आपस में गुणा करो और फिर एक जोड़ो, तो मैं बोलूंगा 19 एकम 19 का 9 हासिल लगा 1, 19 दूनी 38 और 1 39, तो ये इन दोनों की गुणा करी और फिर एक जोड़ा, तो मेरे दोस्त इसका मान है 400/21%। कैसे पता चली, 21 की गुणा 19 में करोगे, 21 गुणा 19 और प्लस करोगे 1 और बटे में 21, तो 21 गुणा 19 399 और प्लस 1 यानी कि 400, 400/21। और अगर आप इसको परसेंटेज में चेक करोगे तो बटे में 100 चला जाएगा मेरे दोस्त, बटे में 100, तो 400/21, परसेंटेज हटा दो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये बना 4/21 का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बना, 4/21 का। तो सीपी और एसपी, इसका मतलब 21 की चीज है उस पे 4 का प्रॉफिट, तो 25 में बेच खाई। 21 की चीज है 4 रुपए का प्रॉफिट है, वो 25 रुपए में बेच खाई। तो भाई मेरे आप एक बात बताओ, यहां जो विक्रय मूल्य है ये उसने दिखाया था कि मैं 1 किलो तोल रहा हूं, 25 की वैल्यू 1 किलो, तो उसने 25 तोला थोड़ी है, 25 की वैल्यू 1 किलो, तो 25 का मान अगर 1 किलो यानी 1000 ग्राम रख दूं तो 1 का मान हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 40, 1 का मान 40 है तो इतना उसने तोला है। तो आप इसको 40 गुना कर दो, 21 चौक 84 और 1 जीरो, इसका मतलब उसने 840 ग्राम तोल के और छुट्टी कर दी। 840 ग्राम तोला और भैया बहका दिया आदमी को। 21 गुना 40, तोलना कायदे में चाहिए था 25 रेशियो, लेकिन आपको दिखाई 25 दे रहा है, पर वो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके बोल रहा है साफ साफ कि उसने एक फॉल्टी वो ले रखा है गलत, ही यूजेस ए फॉल्स वेट। ठीक है, तोलना चाहिए था एक्चुअल में उसको 25, तो आपको 25 दिख गया, लेकिन तोल रहा है वो 21, तो वो यहां आपको भैया दिक्कत खड़ी कर रहा है। तो इसका मतलब 25 की वैल्यू हो जाएगी 1000 ग्राम, तो 1 का मान 40, भाई 25 से 1000 को काटोगे तो 40 बार, तो आप बोलोगे 21 का 40 गुना करो सर, तो 840, और 840 का मतलब मेरे साथी 840 ग्राम तोल रहा है, किसकी वजह, 1000 ग्राम की वजह। मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ आया क्या, एक बार थम्स अप करो, हाँ सर ये बात समझ आई। अगर ये समझ आई है तो अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही दूंगा, आंसर आप सबसे चाहिए। एक बार और बता देता हूं, ध्यान से सुनो, जब भी आपको प्रॉफिट दे रखा है तो भाई प्रॉफिट में मुझे पता चला 19 सही 1/21 को 4/21 भी बोला जा सकता है, 4/21,
तो 21 की चीज 4 रुपए का फायदा यानी 25 में बेच दी। तो ये उसके गलत तराजू की वजह से हुआ। पब्लिक को 25 दिख रहा है लेकिन बेच रहा है उनको 21। 21 बेच रहा है, होना चाहिए था 25, तो 25 का मान 1000, 21 का मान 840। ठीक है, आपके थम्सअप मुझे दिखे। अब इस सवाल का आंसर आप लोगों से चाहिए मुझे हर कीमत पे। जरूर इसका आंसर दे दो भैया, जरूर इसका आंसर दे दो। क्या हो जाएगा? जरूर जरूर। ठीक है जी, जरूर जरूर जवाब देना जी। हमारे इस तो क्वेश्चन का जरूर जरूर जवाब देना भाई। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। उसने कह दिया लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस पे ले जाओ, ना प्रॉफिट ना लॉस। परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 42 सही 6/7% का प्रयोग कर लाभ कमाता है। लाभ कमा रहा है, फिर सेम केस है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं 42 सही 6/7% को क्या बोला जा सकता है। तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 1 29, तो 294 और प्लस 6। इसको लिख सकते हो आप 300/7%। परसेंट हटाया बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो लगा दिया, तो ये बना मेरे प्यारे साथी 3/7। ये लाभ आया 3/7 का। यानी कि अगर 7 रुपए की चीज है तो उसको बेच रहा है वो 7 और 3 10 में। 7 रुपए की अगर चीज है तो उसे 3 रुपए के प्रॉफिट पे बेच रहा है। कहने का मतलब है 10 में बेच रहा है। अब आपको मैंने अभी तो बताया है ये बात कि दोस्त वो पब्लिक को जो दिखा रहा है ना, पब्लिक को दिखा रहा है कि मैं पूरा तोल रहा हूं। तो ये पूरे की वैल्यू है 10, जो वैल्यू है वो 1000 ग्राम की है। तो एक का मतलब हो जाएगा 100 ग्राम। लेकिन वो पूरा तोल कहां रहा है, 10 नहीं तोल रहा, तोल रहा है 7। तो 100 एक का मान है तो 7 का मान 700। तो भाई एक्चुअल में तो वो 700 ग्राम ही तोल रहा है, पूरा 1 किलो तोल ही नहीं रहा। पूरा 1 किलो तोल ही नहीं रहा। तोल कितना रहा है? वो तोल रहा है केवल और केवल 700 ग्राम। ठीक है जी। तो कितने ग्राम का घाटा? 300 ग्राम का घाटा हो रहा है। और आप देख लेना 700 पे 300 ग्राम के प्रॉफिट को इतना ही बोलोगे। 6 सही 3/7 है, 6 सही 7/6 कितना है? अब आ जाओ, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इसका देखते हैं क्या होने जा रहा है आंसर। बहुत बढ़िया। सरकार जी मेरे SMS एप्लीकेशन पर नहीं जा रहे हैं, प्लीज जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक और सवाल। कुछ तो इतने खतरनाक है सवाल, मैं ऐसे आगे करता हूँ आंसर आ जाता है। देखो आंसर, 300 ग्राम का चूना लगा दिया भाई। ठीक है, यहां देखते हैं। ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 9 और 12 दिन। ए कर सकता है किसी कार्य को 9 दिन में, बी कर सकता है दोस्त 12 दिन में। इनका एलसीएम लोगे 36 आएगा, 9 चौक 36, 12 तिया 36। एलसीएम लोगे 36 आएगा, 9 चौक 36 और 12 तिया 36। कह रहा यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करें और एक काम शुरू करें। यानी मेरे दोस्त फर्स्ट डे कौन आएगा? पहला दिन है ए आया, कितना काम कर गया? 4। सेकंड डे ए नहीं आएगा, सेकंड डे आएगा बी, और बी कितना काम करके जाएगा? 3। तो ये देखो 2 दिन के अंदर 7 काम हो गया भाई। कितना काम हो गया? 7 काम। कितने दिन में? 1 और 1 2 दिन में 7 काम हो गया भाई। कितना काम हो गया मेरे दोस्त? 2 दिन में 7 काम। लेकिन अब काम कराना कितना है? 36। तो 36 काम कराना है ना, तो 7 के पहाड़े को पढ़ो 36 तक, 36 से ऊपर नहीं जाना चाहिए चाहे कम रह जाए। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 काम। तो 5 गुना काम हो गया, दिन भी 5 गुना कर दो। अगर 7 काम 2 दिन में हो रहा है तो 35 काम 10 दिन में हो जाएगा। 35 काम कितने दिन में हो जाएगा? 10 दिन में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, 35 काम तो हो गया 10 दिन में। अब अगले दिन यानी 11वें दिन कौन आएगा? आप बोलोगे सर 11वें दिन आएगा ए, क्योंकि ए स्टार्ट कर रहा है। पहले दिन ए, तीसरे दिन ए, 5वें दिन ए, 7वें दिन ए, 9वें दिन ए और 11वें दिन ए। ठीक है, तो ए आया और ए कितना काम करेगा? आप बोलो गुरुजी टोटली 36 है, तो एक काम करवाओ और काम हो गया 36, और ये टोटल काम हो गया। अब एक काम कितनी देर में करेगा? एक काम। ए एक दिन में काम कितना करता है? 4। तो 1/4 दिन लेगा। 10 सही कुल समय कितना लगा? 10 सही 1/4 दिन में पूरा काम खत्म। 10 सही 1/4 दिन में
पूरा काम खल्लास हो गया मेरे दोस्त। 10 सही 1/4 दिन में पूरा काम खल्लास हो गया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। बात आई समझ? सिंपल सी बात थी। पहले दिन उसने बोला ए आएगा, तो पहले दिन ए आया, 4 काम करके गया, ये कर गया। दूसरे दिन बी आया, 3 काम करके गया, ये कर दिया। 4 और 3 7 काम हो गया, कितने? 2 दिन में। तो 7 पंजे 35 काम, 2 पंजे 10 दिन में। 35 काम 10 दिन में। अब काम है 36, तो एक काम और करवाना है, और 11वें दिन आएगा ए। तो ए पूरे दिन में 4 काम करेगा, तो एक काम करेगा 1/4 दिन में। टोटल को नीचे, पार्ट को ऊपर। तो 10 सही 1/4 दिन। इस सवाल का आंसर समझ में आया? तो एक और चलो, एक बार और देखते हैं। ये आ गया, लो एक और सवाल। मैंने बोला कोशिश हमेशा ये रखूंगा कि एक तरह के 2 क्वेश्चंस आपके सामने लाऊं, ठीक है जी। आइए, रेलवे गणित एसएससी गणित में अंतर, कोई अंतर नहीं है। 19-21 का फर्क है, कोई अंतर नहीं है। मुर्शद आया क्या आज? हमारा मुर्शद आया क्या? मुर्शद नहीं आया, इट इज नॉट गुड। एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है भाई, बी बोला गया है 30 दिन में करता है, और सी बोला गया है 60 दिन में करता है। सी 60 दिन में। इनका ले टोटल एलसीएम 60 ही आ जाएगा। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। और ये वाला हिस्सा होता है क्षमता, एक दिन में किया गया काम। यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, वो चीज देखो, इंपॉर्टेंट है। यदि बी तथा सी प्रत्येक दूसरे दिन काम में एक ही सहायता करें, तो इस काम को करने में कितने दिन में कर लेगा? भाई इसका मतलब पहले दिन आएगा ए, फर्स्ट डे ए आएगा, और ये कितना काम करके जाएगा? 3 काम। सेकंड डे इसकी हेल्प करने बी और सी और आ जाएंगे, 3 2 5 और 1 6। तो कितना काम करेंगे ये करेंगे मेरे दोस्त 6 काम। अब आप बोलोगे सर जी 3 और 6 9 काम तो हो गया, कितने दिन में? 9 काम मेरे प्यारे दोस्तों हो चुका है, कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में 6 काम हो गया। और इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं आपको। 10 सही 12 सही 13 सही 11 सही, सब अलग अलग है। 10 11 12 13। पिछले वाले में था 10 2/3, 10 1/2, 10 1/3, 10 1/4, इसलिए पूरा सॉल्व मैंने किया। यहां मैं देखूंगा 9 का पहाड़ा 60 में पढ़ो, तो आप बोलोगे 9 के पहाड़े में 60 कहीं नहीं आता, लेकिन हाँ 9 छिक्के 54 आता है। कितना आता है? 9 छिक्के 54। तो 54 काम हो गया, और 2 छिक्के 12 दिनों में। 54 काम हो गया 12 दिन में। तो 12 से आगे आप देखेंगे 13। तो अब अगले दिन कौन आएगा? आप बोलोगे सर अगले दिन आएगा अकेला ए, क्योंकि हर विषम दिन पे अकेला ए आता है, पहले तीसरे 5वें 7वें 9वें 13वें, ठीक है, ऐसे करके। तो ए कितना काम करता है सर जी? 3 काम करता है। 3 काम करता है, तो काम हो गया 57। और एक दिन हो गया किसका? ए का। दिन हो गए मेरे दोस्त 13। 13 से ऊपर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 13.5 दिन। कैसे पता चला 13.5 दिन? 13.5 दिन का कैसे पता चल रहा है? तो मैं आपको बोलूंगा गुरु आगे 3 काम और करवाना है हमें, टोटल 60 हो जाएगा। टोटल 60 ही तो है, और आगे आएंगे तीनों। एक दिन में करते हैं 6 काम, हमारे पास काम है 3, तो 3/6 दिन। 3/6 को 1/2 बोलने वाले कोई दिक्कत नहीं है। 3/6 को 1/2 बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आप लोगों का आंसर इज 13 सही 1/2। 13.5 दिन में काम को कर देंगे खल्लास, ठीक है। काम को क्या कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त? खल्लास। तो इसका आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। लो भाई ये नया सवाल है आपके लिए, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो है, हालांकि मुझे लग रहा है एक आध कोई बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। एक बार पढ़ो फुर्सत में, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन बच्चे ने भेजा था मेरे पास कि सर इसको करा दो। मैंने उसको यही बोला था कि भाई ऐसे समझ में नहीं आएगा, बाकी आ जाएगा। मुर्शद आ गया है हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद मुर्शद। तो आप लोग देखें इसको, कितने बजे से ये क्लास चलती है भाई मेरे कीरत सिंह जी?
कीर्ति सिंह जी 2:15 से 2:15 से की क्लास चलता है 2:15 से, ठीक है जी सर। ये करो भाई, मैं आपको बताऊं, सवाल कह रहा है ए को बी के 1.5 साल के बाद 1573 रुपए देने। ए बी को देगा 1.5 साल बाद 1573 और बी ए को 6 महीने बाद 1444 रुपए 50 पैसे देना है। मतलब क्या खेल है देखो, ए का पैसा बी पे है, बी का पैसा ए पे है। अब वो कह रहा है पहले तू दे पहले तू दे, तो एक उनके बीच में सेटिंग हुई। यदि साधारण ब्याज की दर दोनों में 14% वार्षिक है, भैया ये अगर 1.5 साल बाद देगा तो 14.21% का ब्याज लगा हुआ है इस पे 6 महीने बाद देगा तो ये 7% का ब्याज लगा हुआ है इस पे, वो मैं बताऊंगा। तो अभी एक दूसरे का कर्ज निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे, भैया बैठ के सेटल कर लो, अभी कर लो। जितना तेरा निकले तू दे दे, मेरा निकले मैं दे दूं, बात खत्म। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। तत्काल समझना भाई, तत्काल देय धन, फॉर्मूला ये है, देय धन जो भी पैसा देना है गुणा 100 और बटे 100 प्लस आर गुणा टी। ये डायरेक्ट याद रख लो, क्वेश्चन एक आध आएगा, आया तो आज तक तो वैसे कभी आया नहीं, एक आध बेर कभी आया होगा जब हम छोटे छोटे से थे, लेकिन आज तक इसी पे चल रहा है क्वेश्चन। ऐसे दो ढूंढना बहुत कैड़ा पड़ा था, ऐसा तो एक बच्चे ने भेज दिया था, फिर एक ऐसा खुद ढूंढना पड़ा मुझे, ठीक है। तो अब ये बात मुझे बताओ, ए को बी के 1.5 साल बाद देने, तो टी का मान हो गया 1.5, टी क्या है समय, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ए जो है, ए देगा कितने देगा ए, अगर आज इनका सेटलमेंट होता हो तो कितना देना है ए को बी का 1573 रुपए देना है, गुणा 100 बटे 100 प्लस आर गुणा टी। आर कितना है, आर मेरे दोस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 है, और टी कितना है, 2 एकम 2 और 1 3/2, ये है 3/2। तो 2 से 14 को काटोगे आप लोग 7 बार, तो ये जो बना ये बना 1573 गुणा 100 बटे 7 तिया 21 और 100 121, 7 तिया 21 और 100 121। तो 121 से इसे काटो, 121 121 एकम 121, बचा कितना, या 11 से काट लो भैया, बड़ी संख्या है क्यों सिरदर्दी लें, 11 से काटते हैं इसे। 11 से काटा, 11 एकम 11, बचा 4, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 से 11 बार, 11 से ये कटा, 11 एकम 11, 11 तिया 13। यानी अगर आज सेटलमेंट करना है, कितना भैया आज सेटलमेंट करना है, तो आप लोगों को ये बात साफ साफ नजर आएगी कि 1300 रुपए देगा ए, ठीक है। ए कितने रुपए दे देगा, 1300 रुपए देगा और बात खत्म। अब कुछ बच्चे बोले गुरुजी हमें ये याद ना रहा, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं सिंपल एक बात बता रहा हूं, मुझे एक बात साधारण सी समझा दो। साधारण ब्याज की दर है, ए जो है बी को ब्याज समित 1.5 साल बाद 1573 रुपए देने वाला है। तो अगर ब्याज की दर है 14%, तो 1 साल की 14%, आधे साल की 7, तो 14 और 7 121% की वैल्यू है ये कितने की वैल्यू है, 121। वही तो मैंने लिखा है 1573 121 की वैल्यू है, और मुझे चाहिए वैल्यू 100 की, तो 100 से गुणा कर दिया। इसका मतलब अगर ए को आज देने हैं तो ए 1300 रुपए दे के फंड काट सकता है, ए आज देगा तो ए 1300 रुपए दे के फंड काट सकता है। ये वैल्यू 107 की है इसका मतलब। तो चलो फॉर्मूले से ही कर लेते हैं। बी कितने देगा, बी देगा, फॉर्मूले में देखो तत्देय धन कितने रुपए देने बी को, 1444.50 गुणा 100 और बटे में आपको करना है 100 प्लस आर गुणा टी। आर है 14 और टी है 6 महीने। भाई मेरे 6 माह को हम आधा साल लिख सकते हैं कि नहीं, 6 माह को आधा साल लिख सकते हैं कि नहीं। आप बोलोगे सर खुल्लम खुल्ला लिखो, ठीक है, खुल्लम खुल्ला 6 को लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं। 2 से ये 7 बार, तो ऊपर बना 144.50 गुणा 100 और बटे 107। तो आपको एक बात और नजर आई होगी, सर 100 से ये 2 जीरो हटा दो तो ये बन गया क्या, ये बन गया 144450 बटे 107। अब 107 का पहाड़ा इसमें पढ़ना है हम लोगों को, तो 107 का पहाड़ा इसमें पढ़ो, 107 एकम 107, तो 3 यानी 110 हो गया, और 30 33 33 और 4 34, 33 और 4 37, तो ये बन गया 374। तो 107 तिया 321, बचा कितना 3 5 53 बचा।
तो 53 इस 5 को दे दिया, तो 107 पंजे 535 और एक जीरो। अब आपके सामने एक बात आ चुकी है, गुरु एक बात मुझे बताओ, अगर आज पैसा फाइनल करना है तो ए 1300 दे दे और बी 1350 दे दे। तो ए ने बी को दिए 1300, बी ने ए को दिए 1350, तो बी ऐसा नहीं कहेगा एक काम कर भाई तू अपने 1300 अपने पास रख, मैं 50 रुपए दिए देता हूं, बात खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब बी जो है ए को 50 रुपए देगा, काम बन जाएगा। बी जो है ए को 50 रुपए देगा, काम बन जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनो, जरूर नया क्वेश्चन हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा एक और क्वेश्चन सेम टू सेम दूंगा, आप उसको करोगे मजा आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, हालांकि इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई ये 1.5 साल बाद इतने रुपए देने हैं, तो अगर आज निपटाने हैं तो आप सोचो 1.5 साल के बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 है तो एक साल में 14% ब्याज और आधे साल का 7%, तो 14 और 7 21% ब्याज समित ये रुपए हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 121 की है, मुझे चाहिए 100 की वैल्यू, तो 1573 बटे 121 गुणा 100 यानी 1300। ऐसे ही बी की कहानी है, बी 6 महीने बाद 1440 रुपए 50 पैसे देगा। अगर भाई पूरे साल में 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 6 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो आधा होगा यानी 7%, तो ये वैल्यू 107 की है बेसिकली। ये लिख रहा देखो 1444.5 बटे 107 गुणा 100, कैलकुलेट किया 50 1350 आ गया। इसका मतलब ए दे देगा 1300, बी दे देगा 1350। तो बी ने क्या बोला कि तू अपने 1300 अपने पास रख, मैं 50 और दे रहा हूं, तेरा मेरा हिसाब फाइनल। तो बी 50 रुपए देगा और काम हो जाएगा खल्लास। ठीक है, आ जाओ, अगर समझ में आई है तो इस सवाल को और कर लो। ये देखो, ट्राई अगेन। नीचे 100 कहां से आया, नीचे 100 नहीं आएगा भैया, नीचे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तुक्का मार दूंगी सर गुरुजी, इसमें तुक्का मत मारो, जब मैं सिखा रहा हूं तो कोशिश कर लो ना आप लोग सीखने की। जब मैं सिखाने के लिए तैयार हूं तो आप सीख तो सकते हो, पेपर तो आप ही को देना है। जो सीख लेगा उसे तुक्के की जरूरत नहीं है। तत्काल देय धन फॉर्मूला क्या है, तत्काल देय धन, इसका फॉर्मूला है जितना भी पैसा देना है देय धन गुणा 100 और बटे 100 प्लस आर इंटू टी। ये है भैया फॉर्मूला, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब तुक्का मारो कुछ भी मारो, मेरा काम था सिखाना, मैंने पहले वाले में सिखाया, इसको आप करोगे। ये कह रहा है ए को बी के 2.5 वर्ष बाद 1170 देने हैं तथा बी को ए के 1/1 वर्ष के बाद 1058 देने हैं। यदि उन्हें वर्तमान में एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो ब्याज की दर 12% हो तो उनमें से किसको कितने रुपए देने होंगे। मतलब पैसे दे के फाइनल कर ले भाई, वो वाला हिसाब कौन से का हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऐसे केसेस में हम पहले निकाल लेते हैं ए कितने देगा, ए कितने रुपए देगा, ए को देने तत्काल देय धन में 1170 गुणा 100 बटे 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है गुणा टी 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2। तो इसको जब आप काट पीट करोगे तो 2 से ये 6 बार कटा, ये बना 1170 गुणा 100 और बटे 6 पंजे 30 और 100 130, 0 से 0 13 निम्मा 117, यानी कि ए को 900 रुपए देने हैं भाई, ए को 900 रुपए देने हैं, ए को 900 रुपए देने हैं मेरे दोस्त। अब ऐसे ही बी का और निकाल लो, तो आप बोलोगे सर बी का और निकाल लेते हैं, चलो बी कितने देगा, फॉर्मूला यही है, दे धन बी को कितने देने 1058 गुणा 100, बी को देने 1058 गुणा 100 बटे 100 प्लस आर इंटू टी, आर है 12, टी कितना है 4 एकम 4 और 1 5 बटे 4, 4 एकम 4 और 1 5 बटे 4, 4 से 12 3 बार कटा, तो 1058 गुणा 100 और बटे 5 दिया 15 और 100 115। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आपके सामने। सर 920 माइनस 900 यानी 20 रुपए देने होंगे। किसको देने होंगे 20 रुपए, ये लिखा हुआ है, बी का एक ही ऑप्शन है 20 का। तो यहां आप देखो इसको काटने की कोशिश करते हैं, 5 से इसको काटा 20 बार, 5 से इसको काटा 23 बार, 23 से इसको काटा 23 चौका 92 बचा 13, 23 छिक्के 138।
तो ये बना 46 गुणा 20, 46 दूनी 92 यानी 920। अब आप देखो बी को 920 रुपए देने हैं। अब आपके सामने सारा कच्चा छिट्टा खुल चुका है। ए अगर आज फाइनल करना चाहता है तो बी को देगा 900 रुपए, और बी अगर आज फाइनल करना चाहता है तो ए को दे देगा 920 रुपए। मुझे बताओ कैसे करें? एक काम करो, बी ऐसा कहेगा, ए मेरे दोस्त तू 900 मत दे ना, मैं 900 दे रहा, मैं 20 दे रहा हूं, हिसाब फाइनल। यानी ए ने दिए 900, बी ने उस पर 20 रुपए रख के वापस दे दिए, हो गया हिसाब फाइनल। यानी बी अगर ए को 20 रुपए दे दे तो आज के आज हिसाब फाइनल हो जाएगा। ये बड़ा सा जो हिसाब है ना 1170 1058 का। तो मुझे बताओ दोनों क्वेश्चंस एक बार देख लेना, ठीक है? दोनों क्वेश्चंस एक बार देख लेना, नोट डाउन करके अलग से लिख लेना। इनको एक एक बार दो दो बार देखते रहना मेरे दोस्त, इनको एक एक दो दो बार देखते रहना। सर जी आ गया समझ, बहुत बढ़िया भाई। 920 माइनस 900, सर जी हम सबका मकसद एक ही है, बहुत बढ़िया। यहां देखो भाई, नीचे दिए गए दंड चित्रों में दिया गया दंड आलेख 2008 में 5 कंपनियों के रंगीन टीवी की मांग तथा उत्पादन को दर्शाता है। आलेख का भलीभांति अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। अभी प्रश्न मैं दिखा रहा हूं, देखिए मेरे भाई, ये जो है ये मांग है, ये है डिमांड। ये क्या है? मांग है, मांग, डिमांड। और ये जो छोटा वाला है ये है उत्पादन, यानी कि सप्लाई या मैन्युफैक्चरिंग। मतलब 3300 पीस की डिमांड है, पूरे हो पा रहे हैं 2200। ए टाइप के, ए कंपनी में डिमांड है 3300। दिख रहा है क्या? डाटा स्पष्ट नहीं भैया, इस पे साइन ऊ लग सकता है, 3 2। आप इस बात को देखिए, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने जूम कर दिया है, ठीक है? अब दिखा, एचडी में दिख गया ना अब आपको? तो आप बताओ, ए कंपनी के 3300 पीस की मांग थी, बन पाए 2200। ऐसे ही बी कंपनी के 1200 पीस की मांग थी, बना दिए 2700। इसके बिक नहीं रहे, इस पे बनाए नहीं जा रहे। इसकी मांग थी 3000 और ये बना पा रहा है आधे, यानी 1500। इसकी मांग थी 600, इसने बना फेंके 1800। भाई जब बिक नहीं रहा तो क्यों बना रहा है? इसकी मांग थी 2500, पर इस पे बन रहे हैं 1000। सब दुखी हैं, किसी पे ऑर्डर ज्यादा है, पूर्ति नहीं हो रही, किसी पे ऑर्डर नहीं है, बना के बैठा हुआ है। तो यहां आप लोग देखो, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या में क्या अनुपात है? उत्पादन से अधिक मांग मतलब वो कंपनी बताओ जिनमें मांग ज्यादा है उत्पादन के मुकाबले। देखते हैं, ये मांग है पहली, इसमें मांग ज्यादा है, इसमें मांग ज्यादा है, इसमें मांग ज्यादा है। तो 3 कंपनियों में मांग ज्यादा है, साफ साफ पता चल रहा है। तो मेरे दोस्त टोटल 5 है, इसका मतलब 2 में उत्पादन ज्यादा हुआ होगा। देख सकते हो, इसमें देखो उत्पादन 2700 का, इसमें उत्पादन 1800 का। तो जिनमें मांग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, वैसी 3 कंपनी, एक तो ये रही, मांग 3300 बन 2200 रहे, मांग 3000 बन 1500 रहे, डिमांड 2500 बन रहे हैं 1000। तो जिनमें मांग ज्यादा है वो है 3, जिनमें मांग ज्यादा है वो है 3। और दूसरा क्या कह रहा है? मांग से अधिक उत्पादन, तो वो 2 ही तो होंगी। टोटली 5 कंपनी है जब हमारे पास, जब मेरे साथी हमारे पास टोटल ही 5 कंपनी हैं, तो वो कितनी हो जाएंगी? 3:2 के रेशियो में बात बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में पांचों कंपनियों को मिलाकर औसत मांग तथा औसत उत्पादन के बीच कितना अंतर है? पांचों कंपनियों को मिलाकर औसत मांग, तो मैं एक बार मांग निकालूं और एक बार मैं निकालूं उत्पादन। औसत मांग और औसत उत्पादन, तो औसत के लिए तो 5-5 से भाग दे देंगे। पहले टोटल मांग देखते हैं तीनों चारों कंपनियों की। देखो 3300, 2700 नहीं है भाई, 3300, 1200, 3000, 3300, 1200, 3000, 600, 2500, 33, 12, 3, 60, 600 और 2500, 3300, 1200, 3000, 3300, 1200, 3000, 600, 2500, यही तो है भाई मांग।
देख लो एक बार फिर से, 3300, 1200, 3000, 600, 2500, 3000, 600, 2500, ठीक है, ठीक। और अगर उत्पादन की बात करूं तो उत्पादन है 2200, 2700, 1500, 22, 27, 15, 18, 1000, 22, 27, 15, 18, 1000, 15, 18, 1000, तो 2 जीरो और जोड़ दो इनमें। भाई ये इनका डाटा था, इसका औसत उत्पादन का अंतर पूछा है, तो आपको औसत के लिए सबको जोड़ के 5 से भाग करना है। सबको जोड़ के मेरे दोस्त इसमें 5 से भाग करना है। इसके बाद आपकी फिल्मी नॉलेज चेक हो जाएगी एक बार में ही। इसको बताओ, तो ऊपर वाले का उत्पादन, भाई इसका औसत कितना हो जाएगा, इसका औसत बताओ। औसत हो जाएगा पदों का योग, तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो तो सब में कॉमन है। यहां देखोगे 5 और 6 11, 11, 11 और 2 13, 13 3 16 का 6 हासिल 1, 2 2 3 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 1 10, 10,600 बटे 5 करोगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो। तो औसत मांग तो है 2120, औसत मांग तो है 2120। अब यहां देखोगे औसत, तो यहां देखो भाई 2 जीरो, तीसरे नंबर पे जीरो, 8 5 13, 13 7 20, 20 2 22 का 2 हासिल 2, 1 2 3, 3 और 6 9, तो ये बटे 5 करोगे तो 5 से काटा, 5 एकम 5, बचा 4, 5 अट्ठे 40, बचा 2, तो ये आएगा 5 चौक 20 और जीरो। तो अब आप लोगों को इनके औसत मांग और उत्पादन में अंतर नजर आ गया होगा। कितना अंतर है भाई, 2120 तो है औसत मांग और औसत उत्पादन है 1840, तो इसमें अंतर देखो जीरो। 12 में से 4 गया 8 बचा, 20 में से 18 गया 2 बचा, तो इनके औसत मांग और औसत उत्पादन के बीच अंतर कितना आ गया, 280 का आ गया भाई। कितना अंतर आ गया, आप बोलोगे गुरु 280 का अंतर आ गया। साफ साफ बात समझ आई। भाई सबकी मांग देखो, पहली वाली कंपनी में जो डिमांड है वो 3000 पीस 3300 पीस की है, दूसरी में 1200 पीस, 3000 पीस, 600 पीस, 2500 पीस। लेकिन जो सप्लाई है, पहली कंपनी सप्लाई दे रही है 2200 पीस, 2700, 1500, 1800, 1000। औसत निकालना है, सबको जोड़ के 5 से भाग करना था, आप लोगों ने खटाखट खटाखट कर दिया। ठीक है जी। अब कह रहा है कंपनी डी की मांग कंपनी ई की मांग का लगभग कितने प्रतिशत है। तो कंपनी डी की मांग कितनी है, 600। कंपनी ई की मांग कितनी है, 1000। यही तो है, सॉरी, डी की मांग और ई की मांग का लगभग कितने परसेंट है। तो ई की मांग कितनी है, ई की मांग है 2500, यही तो है। कंपनी डी की मांग, देखो डी की मांग ये है ए, ये बी सी डी, डी की मांग कितनी है 600, ई की मांग कितनी है 2500, तो 600 जो है 2500 का लगभग कितना परसेंट है, ये बात बतानी है। 600 जो है डी की मांग, डी की मांग बटे ई की मांग गुणा 100%, बस। तो डी की मांग है 600, ई की मांग है 2500 गुणा 100%। तो आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से इसको काटा, 25 से काटा, 25 दूनी 50, बचा 10, 25 चौका 100, तो ये आएगा भाई 24%। डी की मांग है 600 यूनिट, ई की मांग है 2500 यूनिट, तो ये पूछ रहा है डी की मांग जो है ई की मांग का कितना परसेंट है, यानी जो 600 है वो 2500 का कितना परसेंट है। तो आप बोलोगे 600 बटे 2500 गुणा 100। और इसी पे, इसी सेम डाटा पे एक और क्वेश्चन ये रहा, बी तथा डी की औसत मांग और औसत उत्पादन का क्या अनुपात है। तो बी तथा डी की औसत मांग बी प्लस डी बटे 2, ये मांग है बी प्लस डी की, ठीक है। और उत्पादन क्या होगा, उत्पादन होगा बी प्लस डी का उत्पादन बटे 2, इनका अनुपात, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो बी और डी की मांग जोड़ दो और बी और डी का ये जोड़ दो उत्पादन। तो बी और डी की मांग कितनी है, देखो बी की मांग 1200 और डी की मांग 600, 1200 और 600 जोड़ दो, तो आप बोलोगे 1200 और 600, 1200 और 600 अनुपात। इनका उत्पादन और देख लो बी और डी का, बी का उत्पादन कितना है, आप बोलोगे बी का उत्पादन है 2700, डी का उत्पादन 1800, 2700 और 1800, तो ये हो गया 1800 अनुपात 9 3 17 9 6 9 5 45, 45। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18, 9 5 45,
तो 2:5 कितना, 2:5, 9:5 नहीं भाई, 2:5। डी का और बी का, बी की मांग कितनी है 1200 और डी की मांग 600। बी का उत्पादन कितना है 2700, डी का उत्पादन कितना है 1800। 12 6 1800, 27 और 18 4500। कैलकुलेट करोगे 2:5, इस सवाल में आंसर आपको देखने को मिलेगा फटाक से। ठीक है, वो एक कैलकुलेशन में आपको फटाक से देखने को मिलेगा, इस सवाल का आंसर दे दो छटाक से। ठीक है जी, बहुत शानदार। प्रैक्टिस सेट चल रहा है सर, ये मैथ्स के अलावा भैया रीजनिंग के और साइंस उसके जीएस के तीनों चल रहे हैं, मैथ रीजनिंग जीएस। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की टाइमिंग साथ ही आपकी होती है दोपहर को 1 बजे से और 2:15 बजे तक, और दोपहर को 2:15 बजे से 4 बजे तक मैथ, और 4 बजे से जीएस की क्लास होती है। सर जल्दी के चक्कर में सही क्वेश्चन गलत हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है गलत के चक्कर, टाइम ज्यादा देने के चक्कर में गलत क्वेश्चन सही हो गया हो? भैया इफ द लेंथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 18 एंड 12 respectively and its volume is 3024 metric cube, then find its width। यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई L और H, L है 18 मीटर और H है आपका 12 मीटर, तो आयतन इतना, उसकी B बताओ ब्रेथ कितनी है। भाई घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच का जो मान है वो दे रखा है इसने 3024। L का मान है 18, B का नहीं पता, H का मान है 12, बराबर 3024। करो काटा पीटी इसके साथ, काट पीट मचाओ। आप बोलोगे सर 18 से काट दूं क्या? काट दो, नहीं 12 से काटो। 12 दूनी 24 बचा 6, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 बचा दो, 12 दूनी 24। 18 से काटो, 18 एकम 18, 18 चौक 72, तो B जो आई वो आई 14 मीटर। उस क्यूबॉइड की जो B यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 18 मीटर, सॉरी 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, देखो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। सर ये मैथ के अलावा कौन कौन से, गुरुजी फिल्म कौन सी है? अच्छा फिल्म भूल गए, भूले नहीं हो तुम। चलो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, एक फिल्म है जिसमें दुग्गल साहब होते हैं, और किसी दिन दुग्गल साहब होते हैं बहरे, किसी दिन दुग्गल साहब होते हैं अंधे। उसमें लिखा होता है आज दुग्गल साहब बहरे हैं, आज दुग्गल साहब अंधे हैं, आज दुग्गल साहब को याददाश्त नहीं है, आज दुग्गल साहब गूंगे हैं। कौन सी है फिल्म, पता है किसी को? 330। बहुत बढ़िया, हाँ आतिश चहरी ने बता दिया, मुझसे शादी करोगी फिल्म है सर वो। आज दुग्गल साहब बहरे हैं, ब्रिगेडियर सनी चुरा लेगा जानी, उसमें ये भी है। हिमांशु तंवर ने बता दिया, रीनू बता रहे हैं जी, रेखा जाट ये बता रहे हैं, है ना वो फिल्म जिसमें दुग्गल साहब होते हैं। दुग्गल साहब किसी दिन बहरे, किसी दिन अंधे, किसी दिन गूंगे, किसी दिन याददाश्त नहीं है। ठीक है जी, यहाँ देखो 150 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर एक सिग्नल, एक छोर पर सिग्नल को पार करने के लिए एक ट्रेन को 33 सेकंड लगते हैं। भाई अब एक बात सोचो, ट्रेन जो है 33 सेकंड में पुल को पार नहीं कर रही। ठीक है भाई, पुल को पार नहीं कर रही, वो अपनी लंबाई को पार कर रही, क्योंकि सिग्नल को पार करने में 33 सेकंड लग रहे हैं, पुल को पार करने में 33 सेकंड नहीं लग रहे मेरे भाई। कभी आप सोचो गुरु पुल को पार करने में 33 सेकंड लग रहे ना, केवल उस पुल के छोर पे सिग्नल है, उस सिग्नल को पार करने में ये समय लग रहा है। अब क्या यूपी पुलिस में एक एग्जाम आया था कि एक फला मीटर की लंबाई रेलगाड़ी है, और वो इतने मीटर लंबे, जैसे माना कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को कितने देर में पार कर जाएगी, उसकी कुछ चाल दे रखी थी। भाई अब पब्लिक ने उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दी। अबे लंबाई क्यों जोड़नी है? ठीक है, लंबाई जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसमें बोलोगे सर आदमी खड़ा है, आदमी कोई तो पार करेगी, चाहे प्लेटफॉर्म 1000 मीटर लंबा क्यों ना हो। ठीक है ना, अब आप ये बोलोगे सर 650 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर सिग्नल को पार करने के लिए एक ट्रेन को 33 सेकंड लग रहे हैं, 33 सेकंड लग रहे हैं, तो आप बोलोगे यदि उस पुल को पार करने में ट्रेन को 98 सेकंड लगते हैं। भाई अब एक बात बताओ, 98 सेकंड लग रहे हैं पुल को पार करने में, और 33 सेकंड में अपने आपे को पार कर रही है, तो 98 में से 33 हटाओ, इतनी देर में 98 में से 33 हटाओ,
आप बोलोगे सर ये आ गया 65। 65 सेकंड में 650 मीटर लंबा पुल पार हो रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 650 और समय है 65, तो उसकी चाल है 10 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है दुग्गल साहब, रेलगाड़ी की चाल है 10 मीटर पर सेकंड। आज सही हो या याददाश्त चली गई है आज आपकी? दुग्गल साहब जल्दी बता दो। यहां देखो चाल पता चल गई भाई, 33 सेकंड में एक सिग्नल को पार कर रही है, यानी अपनी लंबाई को पार कर रही है, और 98 सेकंड में इस 650 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, मतलब अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो अपनी लंबाई तो 33 सेकंड में पार कर ही देगी, तो 98 में से 33 हटाओ, बचा 65 सेकंड। उस 65 सेकंड में 65 650 मीटर लंबा पुल पार हो रहा है, तो इसकी लंबाई है चाल है 10 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई यानी कि दूरी, और अपनी दूरी तय करने में उसको लगते हैं 33 सेकंड। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो आप बोलोगे सर जी 330 मीटर की है जो ट्रेन है। कितने मीटर की है? 330 मीटर की है। कितने मीटर की है मेरे दोस्त? 330 मीटर की ट्रेन है, क्योंकि अपनी लंबाई को पार करने में 33 सेकंड ले रही है। तो कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड से। हर सेकंड 10 मीटर, तो 33 सेकंड में 330 मीटर चली है। बात अगर समझ में आई तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट से। ठीक है, आ जाओ। इस समय सब फिल्म भूल गए हैं, इसीलिए तो मैं याद दिलाता हूं। डरने की जरूरत नहीं है। नो फियर नो डियर, इफ भालू इज हियर, एक देखा ना डायलॉग? नहीं नहीं, डॉन, छोटा डॉन। कर दो इस सवाल को। देखिए सेम है, बिल्कुल सेम है सवाल। अब आपको कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है भाई, अगर एक सवाल आपने समझा है तो। जल्दी बताओ। 390 मीटर। एक ट्रेन एक सिग्नल को 39 सेकंड लगते हैं पार करने में, पुल के एक छोर पर है जिसकी लंबाई 740 मीटर है। पुल की लंबाई है 740 मीटर। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 113 सेकंड लगते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त 113 सेकंड में से 39 सेकंड तो अपनी लंबाई पार करने में लग गए उसको। 113 में से 39 सेकंड तो अपनी लंबाई पार करने में लग गए। तो ये जो 740 मीटर की दूरी है कितनी सेकंड में पार हुई है? 13 में से 9 गया 4, 10 में से 3 गया 7, 74 सेकंड में 740 मीटर का पुल, 740 मीटर का पुल पार कर दिया। तो चाल कितनी हुई? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 740, समय 74, ये आई 10 मीटर पर सेकंड। क्या आई? 10 मीटर पर सेकंड। तो आप बोलोगे गुरु अगर 10 मीटर एक सेकंड में है तो 39 सेकंड में 390 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 39 सेकंड में 390 मीटर हो जाएगी। भाई अगर आपको ट्रेन की लंबाई चाहिए तो ट्रेन की लंबाई जो होती है उसको हम बोलते हैं दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है 10 मीटर पर सेकंड और अपनी लंबाई पार करने में 39 सेकंड लग रहे हैं, तो 10 गुणा 39 यानी 390 मीटर की ट्रेन है मेरे दोस्त। आ जाओ कोताली। आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर आ चुका है आपके सामने 31 जनवरी 2019 में। ये पूछा 31 जनवरी नहीं, 31 मार्च। ठीक है, आ जाइए। अंडरस्टैंड? एक और देखो, अर्चना कुमारी गुड़िया, इसका आंसर दीजिए बेटा। सर एक बार और बोलिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलूंगा। सर जी टाइम क्यों घटाया? देखो भाई, अपनी लंबाई को पार, एक सिग्नल को पार करने में 74 सेकंड, 39 सेकंड क्या था वो ले रही है वो। ठीक है ना, 39 सेकंड ले रही है अपनी लंबाई को पार करने में, सिग्नल का मतलब अपनी लंबाई, और 740 मीटर लंबे पुल को पार करने में 113 सेकंड। तो अपनी लंबाई प्लस 740, 113। तो 113 में से 39 को घटा दो जिसमें अपनी लंबाई चली है, तो बचे जो आपके 74 सेकंड है उसमें 750 या 740 मीटर का पुल चला होगा। बस इसको देखोगे क्रमानुसार, ये आपको बताना इतने पर बेचा गया, वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी। वास्तविक कीमत का मतलब है ओरिजिनल प्राइस, मतलब एमआरपी। जो एमआरपी था
उस पे पहले 12% का डिस्काउंट दिया यानी कि 88%, और उस घटे हुए पे फिर 5% दे दिया यानी 95, और ऐसा करके ये कितना आ गया 209। तो 209 पे आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इसको देखोगे, इसको भाई 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, 11 निम्मा 99, 19 पंजे 95, तो ऊपर बना 8 पंजे 40, तो ये क्या बना एमआरपी, एमआरपी गुणा ऊपर बना 40 और नीचे बना ये 10,000 बराबर इधर एक बचा, तो एमआरपी कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर जी 10,000 और बटे 40, 0 से 0, 4 से 1,000 को काटोगे 250 बार, इसका मतलब है कीमत 250 थी, डिस्काउंट लगा लगू के 209 रुपए में बेच दिया। कीमत कितनी थी 250, कीमत कितनी थी 250। आप इन दोनों का भी निकाल सकते हो ऐसे करके 12 + 5, हालांकि वो आपको परेशान ही करेगा, पॉइंट्स में आ रहा है, हालांकि पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है। जॉन बनेगा डॉन, लो बन गया जॉन डॉन। ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई का है, फौजन बिल्कुल सही है, समझ गए समझ गए। जल्दी क्वेश्चन बताओ सर, कल सुबह पनवेल निकलना है। ना ना ना, यहाँ नहीं आया मजा, पनवेल निकलने में यहाँ मजा नहीं आया भाई, अबे जल्दी बोल। ठीक है, मोहन मौर्य कह रहे गुरु जी आपको कार्टून में काम करना चाहिए, आपकी आवाज़ अच्छी है। मुझे जाने नहीं देते अंकित सर कार्टून में काम करने को, तो कह रहे कि कुछ साल रुक जाओ, यहीं बनाएंगे अपने पर्सनल कार्टून, ठीक है ना। तुम्हारे बच्चे बच्चे हो जाएंगे, उन्हें तुम दिखाई करेंगे ये वाले वो सर हैं जो हमें पढ़ाते थे, ये कार्टून बनाते हैं, ठीक। आ जाओ भाई, पहले उस तुम्हारी शादी वादी हो उससे पहले तुम्हारी नौकरी तो लगवाएं। 10 और 20% की दो क्रमागत छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना हो जाता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है तो उसका क्रय मूल्य बताओ। पहले निकालो एमआरपी, एमआरपी का आधा 50% मतलब आधा क्रय मूल्य है, तो एमआरपी तो निकाल दो, उसका आधा कर देना, आंसर आ जाएगा। तो मेरे दोस्त एमआरपी कितना है देखते हैं भाई, एमआरपी कितना है। पहले एमआरपी पे 10% की छूट, 100 में से 10 निकालो यानी 90% में बेचा, फिर 20% की छूट यानी और 20 निकाल दो 80% पे बेचा। वो कह रहा है कुल मिला के 2268 में बेचा है गुरु, 2268 में बेचा है कुल मिला के। अब यहाँ 2 जीरो हैं, एक और एक 2 जीरो उड़ा दो, क्या दिक्कत है। 8 से इसे काटो, 8 दूनी 16, तो बचा 6, ये बना 66, अट्ठू अट्ठू 64, बचा 2, 8 से नहीं कट रहा, ओ माय गॉड मैंने गलत काटा, इसका मतलब 9 से काटते हैं, तो 9 पहले चेक कर लूँ, हाँ 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, बचा 4, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, अब 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा, चलो जिससे कट रहा है उससे तो काटें। ये कट रहा है 2 से, या 2 से काट दो, चलो 4 से काट दो, 4 छींग 24, बचा 1, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 2 से इसे काट दिया 50 बार, तो एमआरपी कितना हो गया, एमआरपी हो गया 63 गुणा 50, ठीक है जी। लेकिन वो कह रहा है क्रय मूल्य निकालो, क्रय मूल्य एमआरपी का आधा है 63 गुणा 50, और इसका 50% है, 50% मतलब आधा है बेसिकली, 50 से 2 बार, 2 से 25 बार, तो 25 तिया 75 का 5 हासिल 7, 25 छिक्के 150 और 7 157, तो 1575 इस सवाल का आंसर कितना आ गया भैया 1575, 1575 इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्त। बताओ किसी को कोई डाउट, डाउट नहीं है, चलूं आगे, आ गया आराम से, ठीक है। यहां आराम से आ गया सर, एमआरपी है उस पे 10% का डिस्काउंट यानी 90%, फिर 20% का डिस्काउंट यानी फिर 80%, और ऐसा करने पे 2268 में बेचा। कैलकुलेट करने के बाद एमआरपी आ गया 63 गुणा 50, मुझे गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है एमआरपी का आधा करना है, 50% का मतलब आधा, तो एमआरपी का आधा, तो 50 का आधा 25 कर दो ना, 25 गुणा 63 1575। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जे रहा, इसका आंसर दे दें। आओ सर जी, हम सबका मकसद क्या है आप कह दीजिए। अंकित तेजाल जाट, हम सबका मकसद एक ही है, आरपीएफ आरपीएफ आरपीएफ, कांस्टेबल कांस्टेबल कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मेरी आवाज़ गूंज रही होगी, मैं एक बार बोल रहा हूँ 3 बार सुनाई दे रहा होगा तुम्हें, गूंजती है आवाज़ कई बार यहाँ, है ना। हाँ हाँ हाँ। विशाल प्रजापति, काट पीट वाली क्लास कब होगी भाई, काट पीट की डॉक्टरी की क्लास कर रहे हो।
आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहां अगर मैं आपको देखूं, मिस्टर गुप्ता, मी गुप्ता का मतलब है मिस्टर गुप्ता। मी गुप्ता को कभी वैसे ही ले रहे हो हल्के में, ये मिस्टर गुप्ता है जी। मिस्टर गुप्ता ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक बैंक से कुछ ऋण लिया, कर्ज लिया। आधी दुनिया कर्ज पे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वह 4 साल के बाद 2240 की राशि का भुगतान करने, एक बच्चा कह रहा है गुरुजी आप 3 बार बोल रहे हो। इतना मासूम है वो बच्चा, बताओ। वो कह रहा है गुरुजी आप 3 बार बोल रहे हो, कहीं गूंज नहीं रही भाई। ओ भाई, ऐसा भी होता है भाई। आ जाओ। मिस्टर गुप्ता ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक बैंक से कुछ ऋण ले लिया। बहुत बढ़िया, गुप्ता जी ने ले लिया होगा। वह 4 साल के बाद 2240 रुपए की राशि का भुगतान करने वाला था। 4 साल के बाद 2240 रुपए देने थे। अगर मैं बोलूं आज देगा तो, चलो समझाता हूं, ठीक है। 4 साल के बाद 2240 की राशि का भुगतान करने वाला था। यदि यह ऋण 4 बराबर वार्षिक किस्तों में उतनी ही दर से चुकाना हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि, और भाई मेरे किस्त की राशि भी किस में चाहिए, साधारण ब्याज में। तो साधारण ब्याज में किस्त निकालना तो और इजी है। कैसे भाई, आपको 4 साल के बाद देने हैं 2240 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ लो, पहली किस्त हो जाएगी 100 की, दूसरी किस्त नहीं दोगे तो 108 रुपए। 8% है ना, तो 8 बढ़ा दो। अगर आप 100 नहीं दोगे तो 108 देने पड़ेंगे, नहीं तीसरे साल 116, नहीं 124। तो ये आपका ऐसे करके 4 साल बाद कितने देने, 8 4 10, 6 4 10, 8 18 का 8 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 448 रेशियो देना है। लेकिन वो कह रहा है 4 साल बाद 2240 देने हैं जी। तो 224 का दुगना 448 है, तो 448 का 5 गुना ये हो जाएगा। आप देख लो, 5 बार कट जाएगा भाई। 248, 224 दूनी 224, 10 गुना, 2 से 5, तो ये किस्त है। 10 का 5 गुना कर दो, 500 रुपए की किस्त देता चले जाएगा, आपका काम होता चला जाएगा। 500 रुपए की किस्त देता चला जाएगा, आपका काम होता चला जाएगा, ठीक है। आप अब बात समझोगे गुरुजी ये है क्या, ये जो खेल है। मैं एक बार समझा रहा हूं, हालांकि इस पॉइंट को मैं आपको समझा चुका हूं शायद बैच में। देखिए, अगर सेठ जी गुप्ता जी ने कहा मैं किस्त दूंगा 4, और किस्त कितने कितने की दूंगा, किस्त मैं दूंगा पता नहीं कितने कितने की। बैंक ने बोला चलो किस्त देना, और हर साल 8% का ब्याज देना है। तो गुप्ता जी बोले ठीक है मैं 100 रुपए की किस्त दे दूंगा। भाई परसेंटेज में 100 मान लेते हैं, हमें कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन गुप्ता जी ने क्या किया, गुप्ता जी ने पहले साल कोई किस्त नहीं दी, दूसरे साल तीसरे साल कोई किस्त नहीं दी। जब इन्होंने यहां किस्त नहीं दी तो 1 साल, यहां से यहां तक 1 वर्ष, 1 वर्ष का ब्याज भी देना पड़ेगा 8%, तो 108 देना पड़ेगा। यहां किस्त नहीं थी तो 2 वर्ष का ब्याज, यानी 8 वर्ष, 8 दूनी 16, तो 116 देना पड़ेगा। और यहां किस्त नहीं थी तो 3 साल का ब्याज, तो 8 तिया 24 यानी 124 देना पड़ेगा। तो अगर आप चाह रहे हो कि 4 साल में एक बार ही देना पड़े, तो 4 साल में एक बार देना पड़ेगा 448। वो कह रहा है 4 साल में 2240 देना है मेरे भाई। तो 2200, 448 का मान 2240, एक का मान 5, तो प्रत्येक किस्त 500 500 500 की हो जाएगी। बात खत्म। आगे फेंकता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पिछले वाले की तरह आंसर सबका आना चाहिए, ठीक है। एक बार रेशियो से बता दो भाई, इससे इजी नहीं होगा रेशियो में, इससे इजी नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं। भाइयों बहनों, सर जी आप दिल जीत लिए। ओहो, रेशियो का भैया इससे इजी नहीं होगा। आप देख सकते हैं, यहां देखो 4 वर्षों के बाद 848 रुपए का ऋण देना था और बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% है तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। भाई अगर आज से किस्त देना शुरू करोगे तो कम पैसा देना पड़ेगा। आप बोलो मैं तो 1 साल दूंगा, एक साथ दूंगा, लास्ट में तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि ब्याज तो जुड़ता ही रहेगा। तो आपने बोला कि भैया मैं पहले 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो 4% है तो 104, और अगले साल 108, 4 4 जोड़ो, कितनी किस्त है 4, तो 4 बार लिख दो, 108 और 4 112। ऐसे मत कर देना कभी और 116 लिख दो, नहीं, 4 किस्त, पहली 100 की 104, 108, 112। इसको आप देखोगे 8 2 10 4, 14 का 4 हासिल लगा 1,
ये हो गया 2, ये हो गया 4। 424 रेशियो देना पड़ेगा लास्ट में, बिल्कुल। या तो 100 रुपए दे दो, या लास्ट में दोगे तो 124 देना पड़ेगा। वो कह रहा है 848 देने की बात हो रही है। तो साफ साफ नजर आ रहा है 4 का दुगना 8, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, यानी एक रेशियो का मान है 2। तो मेरे दोस्त 100 रेशियो का मान होगा 200। ये मत करना कभी सब में गुणा करनी शुरू कर दो, नहीं। पहला वाला जो 100 है वो बेसिक किस्त है, यानी कि 200 रुपए दे दो और काम को करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगन की कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक वर्ष से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है 300। धनराशि ज्ञात करो खटाक से, क्योंकि कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है अंतर बराबर प्रिंसिपल r/100 की घात 2, r की घात 2 और 100 की घात 2। यही तो है भाई, d बराबर पी r/100 की पावर 2। 2 साल का अंतर, यही तो है। 2 साल का अंतर इतना ही है। तो मेरे दोस्त आप बोलोगे सर खटाक 1 1 2 0 से 2 0, ये वाली 2 0 इधर चिपका दो, तो 300 में 2 0 चिपकाओगे तो प्रिंसिपल का मान 30,000 बिल भी। कितना बिल भी? 30,000 बिल भी। आंसर बिल भी 30,000। ओके इज़दा, चलें इज़दा आगे। तो ये तो आपको करना ही करना है, इसको तो गुनाह है अगर नहीं करोगे तो, और ये महागुनाह है अगर इसे नहीं करोगे तो। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतरवा 122 बा है, तो धनराशि बा बताओ। 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतरवा क्या है बताओ जल्दी बा। ठीक है भाई, गुजराती आती है आपको? गुजराती भाषा, गुजराती भाषा में ज्यादा कुछ नहीं, बस बाद में 6 लगाना है। 6 केम 6 मतलब कैसे हो 6। एक बार मेरे पास ऐसे ही कॉल आया और वो गुजरात से था, और वो हर बात पे 6 लगा रहा था, मैंने भी हर बात पे 6 ही लगाया। क्या नाम 6? आकाश 6। कहाँ से 6? मैं नोएडा 6। कई 6 चल रही है, होगी गुजराती, बस इतना था। यहां देखते हैं, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर 6 से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज 6 का अंतर 122 है, तो वह धनराशि 6 है, कितनी है बताओ। केम 6, मजामत 6, कहां जा रहे 6। तो 3 साल के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है d बराबर पी r/100 की पावर 2। 2 साल वाला तो याद रहता है। उसके बाद एक काम और करना है 6, ये क्या है 6, 300 प्लस r/100। 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ये 6। तो इस बात को आप लोग अच्छे से जानते हैं गुरुदेव। यहां से हमें भैया अंतर पता है 122 है, बराबर प्रिंसिपल r कितना है 5, तो 5 का वर्ग बटे 100 का वर्ग, भैया r² बटे 100 स्क्वायर। 300 प्लस r यानी 305 और बटे 100 6। तो अब आप इसको देखोगे, इसको 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 61 बार, 61 से इसको काट दिया 2 बार, काम बन गया 5 पंजे 25 से 4 बार। इधर तो बचा 2 और इधर बचा कितना 4 दूनी 8, 1 2 3 0। तो P का मान 8 दूनी 16,006। कितना आ गया आंसर? 16,006। ठीक है, अब इस सवाल को 16,006 को आपको करना ही करना, हर कोई जानता है इस सवाल को, मैंने कॉन्सेप्ट में भी बताया, कॉन्सेप्ट में भी बताया कॉन्सेप्ट। सर भोजपुरी एक बार प्लीज ना, ऐसा नहीं बोलता मैं, कल सीख के आऊंगा भोजपुरी, हमारे बस की नहीं रहे। सर आपसे मिलना है, सेम टू यू गुरुजी। मैं तो मजामत 6, ठीक है, मैं मजामत 7। राम ने अपने मासिक वेतन का, यानी जो मंथली इनकम उसकी जो भी है, कुक्कू भैया जो भी उसकी मंथली इनकम है उसका 40% मकान के किराए पर, बाकी अब जो बचा उसमें से 30% परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट पर, और शेष वेतन का 20% दवाइयों तथा शिक्षा पर खर्च कर दिया। अब प्रतिमाह 2520 बचा रहा है, उसका मासिक वेतन कितना है? जल्दी से बता दो उसका मासिक वेतन कितना है। ठीक है, का हाल बानी, इसको बताओ जल्दी। तो आप बोलोगे मासिक वेतन हम मान रहे हैं भाई उसका P है, P में से 40% किराए पे गया तो बचा कितना 60%, ये शेष बचा। अब आगे कह रहा है बाकी में से, यानी शेष में से
शेष में से अब 30% परिवहन पर गया, तो शेष में से 30 और गया, तो भैया 30 100 में से ही घटाना, कभी 60 में से घटा दो, क्योंकि अब ये वैल्यू अपने आप में 100% है, ये वैल्यू अपने आप में अब 100% है। इसमें से 30 और गया तो 70% रह गया, अब ये वैल्यू अपने आप में 100% बन जाती है। अब उसमें से 20% दवाइयों पर गया, तो 20% गया दवाइयों पर, तो कितना बचा, 80% बचा। और ये जो बचा ये कह रहा है 2520 के बराबर है जो बचा है। तो यहां से अब आपका आंसर खटाक से आ जाएगा, आई एम हियर नो फियर। ठीक है डियर। भाई साहब इंग्लिश भी खतरनाक है, कहीं डियर माने भालू और हिरन है, कहीं डियर माने प्रिय है। ठीक है, लड़की है तो भी डियर, लड़का है तो भी डियर, मामा है तो भी अंकल, चाचा है तो भी अंकल, फूफा है तो भी अंकल, सारे अंकल। अब कंफ्यूजन होगा नहीं होगा? आए मामा, बोले कौन आया, अंकल, अब किसी ने सोच लिया चाचा फूफा, दिक्कत हो जाएगी। अब एक बार यहां देखो, यहां से आप लोगों को पता चलेगा गुरुजी 1 2 3, 1 2 और 3 ये जीरो खत्म। 8 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 7 से कट रहा है क्या? हाँ जी, ये 7 से कटा, 7 तिया 21 बचा 4, 7 छिंग 42, 6 से ये कट गया 6 बार। ठीक है जी, पी का जो मान आया 6, और उसके आगे ये 2 बार 100 आगे ले जाओ, और बटे में ये वाला 8 रह जाएगा, 8 से काटो इसको, तो P बराबर 6 गुणा 8 से इसको काटोगे जब 1000 को, तो ये 1250 बार कटेगा, क्योंकि 1000 में 8 का भाग देते हैं तो 125 आता है, तो 10,000 में 8 का भाग दोगे तो 1250। अब 12 छिंग 72, 50 छिक के 372 और 300 7500, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? आप बोलोगे सर 7500। प्रिंसिपल का मतलब उसका वेतन कितना हो गया? आप बोलोगे जी 7500। 40% मकान के किराए पर दे रहा है, 40% मकान के किराए पर दे दिए, तो टोटल जो था उसमें से 40 गया, बचा 60। अब ये जो 60 बचा ये अपने आप में 100% है। अब इसमें से भी 30% दे दिया ट्रांसपोर्ट पर, तो 30 निकाल दो, 70 तो बचा, तो 70% अब ये उसके पास बचा है। और उस बचे हुए शेष वेतन का 20% दवाई में चला गया, पहले ही बहुत कमा रहा है 7500, 20% दवाई में और गया अगले का, तो अब 80% बचा। तो कुल मिला के उस पर यह बचा, और वो कह रहा है 2520 बचा। तो जब आप देखोगे प्रिंसिपल का मान 7520, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा फटाक से। ठीक है जी। ओहो ओम पाटिल, रेशियो से करो, रेशियो से करो, रेशियो से करो। सर चाय लोगे? चाय तो आई ना आज हमारी। सर एक बार राजस्थानी में बोलो, पधारो हमारे देश था। आ जाओ, 29वां क्वेश्चन, जल्दी करो, हमारे पास आज कम समय रह गया, कॉन्सेप्ट बताना था लास्ट में। राजेंद्र ने अपनी मासिक आय का 30% खाद्य सामग्री पर, बाकी में से 40% परिवहन तथा मकान के किराए पर, और शेष बचे का आधा भाग अन्य घरेलू खर्चे पर खर्च किया। यदि वो प्रतिवर्ष इतना बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? मेरे भाई अब एक बार दिक्कत समझ में आएगी आपको। ठीक है, आपको एक बात समझ आएगी, यहां प्रति वर्ष बचा रहा है इतना, आप बोलोगे सर इसकी सैलरी ज्यादा रही होगी, पर ये प्रति वर्ष 46,368 12 महीने में कब बचा रहा है ये, तो एक महीने में कितना बचा रहा है? 12 तिया 36, बचा 10, 12 अट्ठे 96, बचा 7, 12 छिंग 72, 12 चौक 48, हर महीने में इतना बचा रहा है बस। आपको लग रहा है गुरुजी इसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, मेरे भाई ये पूरे साल में बचा रहा है 46,368, तो एक महीने में बचा रहा है 3864 रुपए एक महीने में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर राजेंद्र जो है तो उसकी पी मान लो सैलरी, उसमें से 30% चली गई तो 70% तो बची गई, 70 में से 40 और गई, अब ये तो 100 में से ही घटाना है, तो 100 में से 40 गई, 60 बची। अब और बता रहा है वो कि और कहां गई? शेष का आधा, आधा मतलब 50%, यानी 1/2 और चला गया, बचा 1/2, लेकिन लास्ट में बचा 3864। लास्ट में क्या बचा? 3864। एक और एक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से ये 3 बार खत्म, तो 7 से इसको काटो, 7 पंजे 35 बचा 3, 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14, 5 5 10 दोबारा 3 से काट दो, 3 एकम 3 बचा 2, 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 चौक 12। तो मेरे दोस्त पी का मान आ गया 18,400, ये उसकी मंथली इनकम है, 18,400 हैगी,
बिल्कुल है। 18,400 मेरे दोस्तों उसकी मंथली इनकम है, मुझे बताओ कोई दिक्कत? 18,400 उसकी मासिक वेतन बताना है, मासिक वेतन, सालाना नहीं बताना। इसलिए हमें इस पे नहीं करना, कभी 46,000 पे कैलकुलेशन करने बैठ जाओ। 46,368 पूरे साल में बचा पाता है, 46,368 पूरे साल में बचा पाता है वो। ठीक है जी, आ जाओ। 12 से डिवीजन क्यों करा? 2 से, 1/2 से, क्योंकि लास्ट में आधा भाग भैया वो और खर्च कर रहा है। ठीक है भाई, लास्ट में आधा भाग और खर्च कर रहा है वो। ठीक है, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज का भाव 50% बढ़ गया, प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि प्याज पर किया जाने वाला खर्च पहले जितना रहे? देखो पहले उस पे 100 रुपए मानो खर्च हो रहा था, तो खर्चा होना शुरू हुआ 150। आदमी कह रहा प्याज कम खाऊंगा पर 100 ही रुपए खर्च करूंगा पहले जितना, तो कितना खपत कम करनी पड़ेगी? 50। कितने में से? 150 में से। तो बस आंसर आ गया, कितनी कम करनी है? 50। कितने में से? 150 में से, गुणा 100%। 50 से ये 3 बार, तो ये आ जाएगा 100/3, जिसको आप जानते हो 33 सही 1/3% के नाम से, जिसका चेहरा मिलता जुलता किससे है? 33 सही 1/3% से मिलता जुलता चेहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 40% कम कर दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है। कोई संख्या है 40% कम कर दी जाती है, मूल संख्या को वापस प्राप्त करने के लिए घटी हुई संख्या कितने % बढ़ाना पड़ेगा? कोई संख्या है उसे 40% कम कर दिया, यानी पहले अगर वो 100 थी तो 40 कम करके 60 रह गई। कह रहा है मूल संख्या प्राप्त करनी है, यानी वापस से मुझे 100 ही चाहिए इसमें, तो इसको कितना बढ़ाना पड़ रहा है? 60 से बढ़ाना पड़ रहा है 40। तो परसेंटेज वृद्धि कितना बढ़ाना पड़ रहा है मेरे दोस्त? 40। कहां से बढ़ा रहे हैं? 60 से, और गुणा कर दिया 100%। तो ये 20 दूनी 20 दिया, तो 200/3%। तो 100/3 होता है 33 सही 1/3, 200/3 होगा 66 सही 2/3। 33 सही 1/3 बोलते हैं 100 को, 66 को बोलेंगे 200, यानी 33 का डबल है। तो आप बोलोगे सर 33 का डबल यानी 200 का डबल 200, 33 का डबल 66। माइंड ब्लोइंग। आइए ये क्वेश्चन, यहां देखिए पहले क्वेश्चन, आरोही क्रम व्यवस्थित परीक्षण के एक सेट आपके सामने है, 15 16 18, ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है, बिल्कुल सेट है मामला इसका। मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, पता है क्यों छोड़ दिए? ठीक है, पता है क्यों छोड़ दिया, अभी बताऊंगा क्यों छोड़ दिए। आरोही क्रम व्यवस्थित परीक्षणों में एक सेट का परीक्षण इतना है और माध्यिका 24 है। भाई ये इसने आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखे, ऑलरेडी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 15 16 18 22 x+2 x+3 और 26 27 और 30, इसकी माध्यिका 24 है। तो मेरे प्यारे साथी माध्यिका जो होती है, अरे भाई मेरे माध्यिका जो होती है वो बिल्कुल बीचों बीच बैठी होती है और कुछ नहीं है। माध्यिका देखो कितनी संख्या है? 9। तो 4 आगे से छोड़ दो, 4 पीछे से, ये माध्यिका है। x+2 ये क्या हो जाएगी? मीडियन। मीडियन क्या होती है? माध्यिका। और x+2 नहीं, उसने बोला ये 24 है मेरे दोस्त, तो x का मान कितना हो जाएगा? 24 - 2, तो मुर्शद ये कितना हो गया? 22। x का वैल्यू कितना हो गया? इट इज 22। कितना हो गया? 22। इट इज 22। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि मेरा आज का कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट आज का क्या है? जल्दी से आ जाओ मुर्शद, जल्दी से। वस्तुओं के मूल्य में